बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है विटामिन। हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। पहले हमने विटामिन डी के बारे में डिस्कस किया था, विटामिन ए के बारे में। आज हमारा टॉपिक है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई क्या है कि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। हमने पढ़ा था कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। तो हमारे पास क्या है कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो विटामिन ई है, इट इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। विटामिन ई क्या होता है कि ये सबसे अहम विटामिन होता है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो नॉर्मल, उसको मेंटेन रखता है। द ओरिजिन्स ऑफ द नेम ऑफ, इसका क्या होता है कि इसको हम टोकोफेरोल्स भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए का जो दूसरा नाम है उसको हम टोकोफेरोल्स कहते हैं। तो ये जो टोकोफेरोल्स का नाम है, इसकी ओरिजिन ली गई है टोकाज से, ठीक है। टोकाज मींस चाइल्ड बर्थ एंड फ्लोरो का मतलब होता है टू बियर्स। मींस के चाइल्ड बर्थ करने को, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में ये विटामिन हेल्प आउट करता है। सो इट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है। फर्टिलिटी मीन प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये जो होती है उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। इसके सिनोनिम्स कौन से होते हैं, इसके दूसरे नाम, इसको हम विटामिन ई भी कह सकते हैं, इसको हम टोकोफेरोल्स कहते हैं, एंटी स्टेरेटिव फैक्टर भी कहते हैं, एंड देन हम इसको एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे टोकोफेरोल्स भी कह सकते हैं, एंटी स्टेरेटिव फैक्टर भी कह सकते हैं, एंड देन इसे आप एंटी ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर पहले इसके अंदर बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक दो तीन, और एक उसके ऊपर ऑक्सीजन का ग्रुप है, उसके साथ ही एक फिनोल लगा हुआ है, ठीक है। OH इसके अंदर एक दो तीन चार पांच है, वो भी 6 मेंबर रिंग है। उसके ऊपर साथ मिथाइल है, उसके अंदर एक चैन, साथ में कार्बन की लॉन्ग चैन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और 12 कार्बन के एटम स्लॉट में 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर है विटामिन ई की। उसके बाद है केमिकल, इसकी केमिस्ट्री या इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, विटामिन ई की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फैट सोल्यूबल विटामिन है एंड स्टेबल टू हीट एंड एसिड, ठीक है। मींस कि अगर हीट या अगर एसिड वगैरह के साथ इसको मिक्स किया जाए तो ये वहां पे ऊपर स्टेबल होता है। अल्फा टोकोफेरोल इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ई। अगर हम बात करें तो जो अल्फा बीटा और गामा टोकोफेरोल की फर्दर जो है ना 3 टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो सबसे अहम हमारे पास है वो, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो अल्फा टोकोफेरोल है, और ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन ई की। आपने याद रखना, एमसीक्यूज भी आ सकती है। विटामिन ई की एक्टिव फॉर्म कौन सा है, अल्फा टोकोफेरोल। दीज आर द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड टोकोल, ठीक है। कंपाउंड जो टोकोल के ये इसके मिथाइल डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके लिए इसके साथ मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं ना, लास्ट के ऊपर भी दरमियान में भी। ये बेसिकली मिथाइल डेरिवेटिव्स होते हैं एक कंपाउंड जिसको हम टोकोल्स कहते हैं। उसके बाद सोर्स क्या है विटामिन ई के। दिस विटामिन occur in nature as a light yellow oils, ठीक है। लाइट येलो ऑयल के तौर पे होता है नेचर में जो पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी फाउंड इन कार्ड में होता है, ठीक है। जो कार्न होती है उसके अंदर, नट्स में होता है, लीव्स में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी होती हैं वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद वीट में होता है। एंड फूड अलोन कैन नॉट प्रोवाइड ए बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ विटामिन ई एंड सप्लीमेंट में भी हेल्पफुल। जस्ट अगर हम डाइट से अगर हम कहते हैं कि विटामिन पूरा हो जाता है तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती, बल्कि इसके लिए सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्स हमने इसके देखे हैं, और एनिमल सोर्स, ठीक है। प्लांट एनिमल में हम देखते हैं कि एग यॉक में होती है, मिल्क के अंदर। उसके बाद काउ मिल्क में होती है, कंटेन मोर देन काउ मिल्क के अलावा जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें ज्यादा होती है, लिवर में, चीज में, बटर में। उसके बाद प्लांट्स के अंदर वीट के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद कॉटन सीड ऑयल पीनट्स वगैरह के अंदर होती है। उसके जितना भी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल होती है लीफी, उसमें भी होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। फर्स्ट इसके हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इससे क्या होते हैं, जो भी ऑक्सीडेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उसको लिए ये फ्री रेडिकल्स जितना भी होते हैं, विटामिन ई जो होते हैं उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, उनको किल करके हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करता है। मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन ई इज फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन। जितना भी फ्री रेडिकल्स होते हैं
ठीक है, मेन अजान हो रही है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ विटामिन ई के अंदर इसका पहला फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट। जितना भी फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनते हैं, तो विटामिन ई का मेन फंक्शन ये होता है कि उन तमाम रेडिकल्स को ट्रैप करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मोइटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल। इसी तरह जो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड्स की बनी होती है ना, उसकी कवरिंग, एंड देन दूसरा ऑर्गेनल्स वगैरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, उसके अंदर जितना भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो उन तमाम को लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, उनको किल कर देता है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन की और दूसरे ऑर्गन की इंटीग्रिटी को, उनकी शेप को, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखता है। सेकंड ये कि विटामिन ई एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट एट हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल जिस तरह रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेटिना वगैरह, जितना भी सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं उसके अंदर अगर, तो वो वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, तो उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। उसके बाद है कि बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई क्या है। ये पहली चीज वही, ये प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू फ्रॉम द डैमेज बाय ऑक्सीडेशन। वही है ना, ऑक्सीजन की वजह से अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो जितना भी मेम्ब्रेन्स होती हैं टिश्यू वगैरह की, तो उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है, तो उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। उसके बाद इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड दस यूज ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो होता है बेसिकली ब्लड सेल्स के लिए क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, ये उसको बनने में, यूज में भी हेल्प आउट करता है, और रेड ब्लड सेल्स को बनने के, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी ये विटामिन बहुत जरूरी है। प्रमोट फंक्शन ऑफ हेल्थी सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, हेल्थी सर्कुलेशन उसको मेंटेन करता है। सेकंड इसका एज एक्सीडेंट इसके फंक्शन हमने देखे। सेकंड है एक्ट एज ए कोएंजाइम। इट इन सर्टन टिश्यू इट एक्ट एज ए कोएंजाइम के तौर पर भी काम करता है, उनके एक्सक्लरेट कर देता है कुछ प्रोसेस वगैरह को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। उसके बाद है डीएनए सिंथेसिस में इट कंट्रोल द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के बनने की रेट को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद मसल्स में इसके क्या काम होता है कि इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स के जितना भी फंक्शंस होते हैं, मसल की कंट्रैक्शन में, उसके रिलैक्सेशन के अंदर, ठीक है, उन तमाम फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। उसके बाद है केयर ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। विटामिन ई लुक आफ्टर आरबीसीज, लुक आफ्टर मीन उनकी केयर करता है, देखभाल करता है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस मीन उनकी ब्रेकडाउन होने से उनको रोकता है। बाय प्रिवेंट मेम्ब्रेन डैमेज बाय वेरियस ऑक्सीडेंट, मींस के जितना भी ऑक्सीडेंट्स वगैरह अगर जाते हैं, तो वो रेड ब्लड सेल्स की जितना मेम्ब्रेन उसको डैमेज कर देते हैं, ब्लड सेल्स को डैमेज कर देते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन करता है, उनकी देखभाल करता है। एक्ट एज ए एक्टिवेटर, एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर एंजाइम सिस्टम, ठीक है, खास तौर पर जो साइटोप्लाज्म सिप जो होती है 450 एंजाइम सिस्टम होता है, साइटोक्रोम्स का एंजाइम सिस्टम होता है, उन तमाम को एक्टिवेट कर देता है। सच एज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम्स होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, नॉर्मल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। इट टेक द लेयर ऑफ एम्ब्रो हेल्दी एंड इट इज यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन से रोकता है, एंड देन जो एम्ब्रो होता है उसकी लेयर्स को हेल्दी रखता है, उसके बाद फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। Act as a drug used in angina pectoris and in coronary insufficiency। angina pectoris में क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। और जितना भी हमारे हार्ट की अंदर जितना भी वेसल्स वगैरह होता है, जिसे हम कॉर्नरी आर्टरीज या वीन्स वगैरह कहते हैं, जो ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उनके उनके लिए भी ये जो है ना, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है, इनसफिशियंसी आ जाती है उनके अंदर, उन कॉर्नरी आर्टरीज या वेन्स वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको एज ए ड्रग के तौर पर भी एक्ट करता है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी के हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हेमोलाइसिस की डिजीज हो सकती है। हेमोलाइसिस मीन जिसमें आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं मेम्ब्रेन्स की वजह से, जिसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज लिपिड पेरोक्सीडेशन, अगर लिपिड ज्यादा हो जाए, वहां फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, तो जितना भी ब्लड सेल्स होते हैं, खासतौर पर आरबीसीज वगैरह, तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डैमेज हो सकती हैं, रिपर्चर हो जाती हैं, तो ब्लड को हम उसको हेमोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद ये अडीमा, अडीमा का मतलब होता है फ्लूइड वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाती है।
तो खास तौर पर जो न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इसी तरह पफी उनके हैंड्स पाँव वगैरह हो जाते हैं, जिस तरह ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। उसके बाद मस्कुलर डेस्ट्रॉफी मसल्स वगैरह को, ठीक है, उसको उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, मसल्स की कंट्रैक्शन जो होती है, रिलैक्सेशन वगैरह को। उसके बाद रिप्रोडक्शन फेलियर, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद मेल के अंदर क्या करता है, टेस्टिकुलर डेस्ट्रॉफी, जिनके जो टेस्टीज होती हैं मेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको जो है ना मतलब खराब कर देता है। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से वो ऑर्गन जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं या स्मॉल हो जाते हैं, मींस के डायस्ट्रॉफी हो जाती है। एंड डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म्स बनने का अमल होता है उसमें भी डिफेक्शन काज करता है। उसके बाद फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, खासतौर पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में एबनॉर्मलिटीज की वजह से फीमेल की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। रिसेप्शन ऑफ फेटिस, ठीक है, फेटिस वगैरह की प्रोडक्शन नहीं होती, अबॉर्शन के केसेस ज्यादा हो जाते हैं। लिवर नेक्रोसिस, लिवर के टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, ग्रोथ नहीं होती, प्रॉपर ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है, अबॉर्शन हो जाती है, बच्चे जो है ना डिलीवरी टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। उसके बाद यूजेस कौन से हैं विटामिन ई के हमारी बॉडी के अंदर, ये इसके क्या है कि मुख्तलिफ डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए विटामिन ए यूज होता है। नेचुरल मसल क्रैम्प्स, ठीक है, जितना भी मसल क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इंटरमिटेंट जो होती है क्लोडिकेशंस, इंटरमिटेंट मीन जो वक्फे वक्फे से, ठीक है, एक तो ये मसल्स के अंदर जो जितना भी क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है इंटरमिटेंट, का मतलब होता है वक्फे वक्फे से। क्लोडिकेशन मींस कि ये पेन काज करता है, ठीक है, क्लोडिक पेन, जिस तरह से हमारे जो होती है मुख्तलिफ जो होती है, जिससे थाई मसल्स हैं खास तौर पर उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम चलते हैं तो हमारी जो है ना टांगों में, हमारे जॉइंट्स वगैरह के अंदर पेन फील होता है। तो इसकी पेन क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता, कहीं भी ब्लड का कोई क्लॉट बन जाता है। तो हम जब चलते हैं तो वक्त पे वक्त हमें फील होता है कि हमारे किसी मसल्स में पेन हो रहा है, हमारे किसी जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, या बॉडी के किसी भी पार्ट्स के अंदर, ठीक है, हमारे किसी मसल्स वगैरह में ब्लड जो होती है वो जमा हो जाता है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं, तो उसको जैसे में पेन होना स्टार्ट होता है, जिसको हम क्लोडिकेशंस कहते हैं। उसके बाद फेब्रोसाइटिस ब्रेस्ट डिजीज, ठीक है, मतलब के ब्रेस्ट की डिजीज हो सकती है, वहां पे प्रॉपर सेल्स की ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद है अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस मींस के इसके अंदर जो है ना जो ब्लड सेल्स की बीमारियां हो जाती हैं, उसका अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज वगैरह जो होती है वो डैमेज हो जाती हैं, समटाइम नैरो हो जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होता, तो ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं आर्टरीज के इनर लाइनिंग के ऊपर, हम उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है विटामिन ए की वजह से। मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव शोन दैट व्हाइल टेकिंग losses ऑफ विटामिन ई इट हैज नॉट शोन टॉक्सिक इफेक्ट, मींस कि इसकी वजह से कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अगर विटामिन ए नहीं लेते तो इसकी वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी की इसकी इसकी स्टडी नहीं है, इसके ऊपर कोई अभी स्टडी नहीं हुई कि इसकी टॉक्सिसिटी फाइल क्या है। उसके बाद हमारे पास विटामिन के है, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए एक ही विटामिन काफी, विटामिन की।